अच्छा, लानत है ऐसे राष्ट्रवाद पे, लानत है ऐसी राजनीति पे। चिल्लाना है, चिल्लाता रहूंगा, लानत मलानत बरसाता रहूंगा। अब शांत होंगे कि नहीं होंगे? मैं हूँ यासर मलिक। इतना ही बवाल और सवाल और आलाप विलाप प्रलाप सब शुरू हो गया है। दादागिरी मान ली थी भारत ने, बड़ा आसानी से कह दिया आपने कि अमेरिका तो दादागिरी करता आया है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज में। तब तो सोनिया गांधी, अरे भाई, अरे सोनिया गांधी सरकार चला रही है क्या? नहीं, सरकार ने निंदा की ना 2023 में। नहीं, अब इसको भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से दिखाया जाएगा। चलो इस हिंदू मुसलमान के नजरिए से, अरे ये तो मुस्लिम मुल्क है। इस दोस्ती ईरान इजराइल युद्ध पर जब संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता बदतमीजी करने लगे। एक युद्ध मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा है और उधर खाड़ी के सभी देशों में जो है ईरान लगातार हमले कर रहा है। एक युद्ध वहां चल रहा है और एक युद्ध भारत की मीडिया के अंदर टीवी डिबेटों में चल रहा है, जहां पर कहीं तो गोदी मीडिया के एंकरों की बेइज्जती हो रही है, कहीं तो गोदी मीडिया के एंकरों की धुलाई हो रही है, तो कहीं पर बीजेपी के प्रवक्ताओं की धुलाई हो रही है। इस डिबेट में आप लोग देखेंगे जब संदीप चौधरी ने ईरान के ऊपर सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे चिल्लाने लगते हैं, बौखला जाते हैं, मानो ऐसा लगता है ईरान का नाम ले लिया तो इनकी दुखती नस दबा दी हो संदीप चौधरी ने। तो ऐसे आग बबूला होते हैं। उसके बाद संदीप चौधरी उनको खामोश कराते हैं, चुप कराते हैं, बेइज्जत करते हैं और उनके एजेंडे को चलने नहीं देते हैं। तो इस डिबेट में अच्छी खासी धुलाई बीजेपी के प्रवक्ता की हुई है, संदीप चौधरी ने की। और तो पूरी डिबेट जरूर देखिए, बहुत अच्छी जानकारी इस डिबेट में आपको मिलने वाली है। प्रोफेसर महेश वर्मा, ये ईरान पर हम चुप्पी कब तक साधे रखेंगे? कतर पर हुए हमले की भी निंदा कर दी। भाई, कतर के हमले की भी निंदा करें, ईरान पर जो हो रहा है, बच्चे मर गए 150, छोटी मोटी बात तो नहीं है। हत्या कर दी गई सर्वोच्च नेता की, तो इसकी भी मजम्मत निंदा होनी चाहिए कि नहीं? सवाल है कि जब 12,000 जेएनजी की वहाँ मौत के घाट उतार दिए जाते हैं तब किसी से भारत से पूछा जाता है क्या? जब हमास को खुला समर्थन दिया जाता है तब भारत से पूछा जाता है क्या? हिजबुल्लाह को कहा जाता है कि भाई अटैक करो इजराइल पे, तब पूछा जाता है क्या? किन किन चीज़ों को आप गिनवाएं? पाकिस्तान के साथ आप $10 बिलियन का व्यापार, मुक्त व्यापार आप करने की जब ईरान संधि करता है, ट्रीटी करता है, तो भारत से पूछा जाता है क्या? $10 बिलियन का जो है वहाँ व्यापार शुरू होता है तब पूछा जाता है क्या? संयुक्त अभ्यास होता है ईरान और पाकिस्तान का तब पूछा जाता है क्या? सिंदूर का ऑपरेशन होता है तो ईरान का विदेश मंत्री कहाँ होता है? और आज इन सब चीजों से हमारे विपक्ष के मित्र अच्छा, तो मतलब अब नया नैरेटिव अब, हाँ, अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, तो इतना ही बवाल और सवाल और आलाप विलाप प्रलाप सब शुरू हो गया है। तो बताइए ओपेक क्यों नहीं बोल रहा है? अरे बताइए यूएन क्यों नहीं बोल रहा है? अरे थोड़ा बताइए ओआईसी क्यों नहीं बोल रहा है? सवाल यहाँ है। और इजराइल से बात करना, जिस इजराइल से 62 में, 65 में और 71 में जिस इजराइल ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि भारत की मदद की थी, उस इजराइल से बात करने पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, लानत है ऐसे राष्ट्रवाद पे, लानत है ऐसी राजनीति पे। अच्छा, लानत बरसा दी। क्या मतलब बनता है? देश को दांव पे लगा के ऐसी बात की जाएगी? अच्छा, देश को कौन दांव पे लगा रहा है? क्या कैसे कौन लोग हैं जिनका ये दुमुंह है? अरे भाई, इतना चिल्लाओगे तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। चरित्र क्या आज वार्म अप होके आए हो कि चिल्लाना है? चिल्लाता रहूंगा, लानत मलानत बरसाता रहूंगा। अब शांत होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ी शांति करेंगे या एक नैरेटिव अब लेकर आए हो? अब नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है आप लोगों ने। नया प्रोजेक्ट क्या ये है कि ईरान दरअसल दुश्मन देश है, भारत का दुश्मन है। ये वही कड़ियां और अध्याय जोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब बोलने नहीं देंगे आज पहले सोच कर आए हैं, प्रोफेसर महेश वर्मा कि 65 और 71 में ईरान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। अरे भाई, थोड़ी तो होश करो। 65-71 में ईरान में निजाम किसका था? अरे भाई, अमेरिका के पिट्ठू का। अरे भाई, वो चलो मान लिया, चलिए एक चीज तो मान ली, लेकिन उस समय इजराइल ने हमें समर्थन किया। अच्छा, इजराइल ने हमारा समर्थन किया। हाँ। एक दूसरी बात कि सोनिया गांधी जैसे लोगों को आयतुल्लाह खुमैनी की मौत पे चिंता खेमेनाई की मौत, 1 करोड़ भारतीय खुमैनी की पहले हो चुकी है। हाँ,
खamenei, चलिए, हाँ हाँ, खamenei की चिंता है, लेकिन उन 1 करोड़ भारतीयों की चिंता नहीं है। अच्छा, ये कौन तो से लोग हैं? देश के खाते पीते हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ के खालिदा नमक खाते जिया हैं, तो इनकी क्या जो ड्यूटी भारत बनती है? के खिलाफ सोनिया गांधी आग उगलती रही और प्रधानमंत्री भी नहीं थी बांग्लादेश की, अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ तो विदेश मंत्री वहां पर शोक संदेश देने के लिए चले गए। अच्छा, वो हमारी बहुत पुरानी दोस्त थी। हाँ, तो क्या करते, मतलब इंतकाल अगर उनका हो गया, नहीं, उनका इंतकाल हो गया तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वो वही तो मैं जाके पूछ रहा हूँ। गलत किया। अच्छा, तो खमेनेई और खमेनेई पे की अगर हम हत्या नहीं कर दी बोल रहे हैं, गई, अगर उसमें इजराइल के शोक प्रधानमंत्री संदेश से देने बात की कर जरूरत रहे नहीं। हैं, अब ये बताया जाएगा कि ईरान तो पाकिस्तान के साथ कदमताल करता था, ये बताना भूल जाएंगे जब शान में कसीदे पढ़े जाते थे दोस्ती यारी के, भारत और ईरान की चाबहार का रास्ता इन्होंने दिया, जब वो रुपए में तेल हमें देता था, वो सारी बातें भुला दी जाएंगी। अब ईरान पाकिस्तान की दोस्ती यारी याद दिलाई जाएगी। नहीं, अब इसको भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से दिखाया जाएगा। चलो, इस हिंदू मुसलमान के नजरिए से, अरे ये तो मुस्लिम मुल्क है। इस दोस्ती को और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, करिए ना, करिए, समझाइए। बोलने की हमें इजाजत दोगे तो। हाँ, जॉर्ज बुश को जो मनमोहन सिंह बोले थे कि हम बेइंतहा प्यार करते हैं आपको, वो जॉर्ज बुश कौन था? इराक में 10 लाख मुस्लिमों का हत्यारा, कातिल। समझा देंगे जरा ये क्या ये रणनीति थी? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी उन्हें भी समझाएंगे ना। ये देश नहीं, कांग्रेस ने तो कूटनीति की मट्टी पलीद कर दी। चाहता हूं ना, नहीं, कांग्रेस ने तो मट्टी पलीद कर दी, उसका खामियाजा भी भुगत रही है। 11 साल से विपक्ष में बैठी है। तो माय डियर ट्रंप, ये ट्रंप जो ये 150 बच्चे मारे गए, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है ना। अच्छा, ये ट्रंप देश का गब्बर सिंह, दुनिया का गब्बर सिंह बना हुआ है, लठैत बना हुआ है, ये ठीक कर रहा है। हाँ हाँ, नहीं, वो ट्रंप तो आज से थोड़ी, अमेरिका की दादागिरी तो अच्छा, मतलब तो हमारे दादागिरी देश की आजादी से पहले की है। तो वो हमेशा से दादागिरी है, तो वो दादागिरी कबूल है, वो दादागिरी कबूल है। रिचर्ड निक्सन ने दादागिरी की थी, कहा था कि मैं 7वां बेड़ा भेज दूंगा, 7th फ्लीट भेज दूंगा, 2 टुकड़े मत करो ये पाकिस्तान के, युद्ध को रोक दो। दादागिरी मान ली थी भारत ने, दादागिरी मान ली थी भारत ने। बड़ा आसानी से कह दिया आपने कि अमेरिका तो दादागिरी करता आया है। हमने दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, अमेरिका की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका और ईरान बैठ के बात कर रहे थे बंद कमरे में, अचानक क्या हुआ? उस भारत का कहीं तो मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं। कतर पर हमला, हम उसकी निंदा करेंगे। ईरान पर जो ये हमला हुआ, अच्छा थी, ईरान पर जो हमला हुआ, अच्छा किया आपने ओमान का जिक्र कर दिया। ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अगली बैठक होने वाली थी और ईरान ने कह दिया था कि भाई हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम वो थाम देंगे, हम सिर्फ सिविलियन यूज करेंगे, 3 से 5% हम करेंगे एनरिचमेंट। हाँ, तो अच्छा, कुछ नहीं। हाँ, और ऐसे में शांति होने के बजाय युद्ध छिड़ गया। तो उसकी कोई मतलब इजराइल या अमेरिका की मजम्मत निंदा करना, वो हमला किया, हमला ईरान ने किया था कि इजराइल ने किया? मैंने कहा आप तो स्टार्टिंग देखिए ना, मैंने जब आपको गिनाया कि भाई हिजबुल्लाह और हमास को खुला समर्थन देके जब उनके लोगों को, उन मासूम लोगों को मारा गया, 200-300 लोगों को, तो भारत ने निंदा की थी 2023 में। तब तो सोनिया गांधी, अरे भाई, अरे सोनिया गांधी सरकार चला रही है क्या? नहीं, सरकार ने निंदा की ना 2023 में, जब इजराइल पर हमला किया, गजा से हमला हुआ था। तो अगर ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं हो रही? सवाल मैं ये पूछ रहा हूं। सोनिया गांधी कौन है? संदीप जी, सोनिया गांधी सरकार है। सोनिया गांधी से एक ही सवाल है क्या? अरे सोनिया गांधी से एक ही सवाल है, सोनिया गांधी सरकार चला रही है, जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्यों नहीं कि उनके लिए आलाप बिलाप क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा, मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक मिनट, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो भारतीय महफूज रहेंगे। एक मिनट। अरे आज तो आप कुछ और ही मूड में आए हैं। जगविंदर पटियाल, अगर सरकार कोई सीधा स्टैंड नहीं लेती तो भारतीय सुरक्षित होंगे।
यानी कि अगर ईरान कर रहा डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब जो राजनीतिक विश्लेषक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, पूरी राजनीति और कूटनीति क्या चल रही है पूरी दुनिया में, वो सब कुछ बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो पूरी डिबेट देखिए। भारतीय सुरक्षित रह जाएंगे। और 10,000 से ऊपर तो ईरान में भी है ना, वहां पर जो ये हमले हो रहे हैं उसमें भारतीय मर सकते हैं, तो हम चुप रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए संदीप जी, मैं ना आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स से ये तरीका समझा देता हूँ, फिर आपको भारत की स्थिति पता लग जाएगी। खाड़ी देशों ने, चाहे कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इन सब ने अपने यहाँ पर बेस बनवाए। यूएई ने बेस बनवाए अमेरिका के। अमेरिका ने कहा भैया धंधा भी लो आप, और आपको मैं सुरक्षित भी रखूंगा। क्या वो देश सुरक्षित हैं आज? उनको ईरान ने ठोका ना। अब वो बोले भैया तुम्हारे बेस पे तो ये अटैक कर रहा है, हमारी रिफाइनरियां उड़ा रहा है, आपने तो हमें गारंटी दी थी सुरक्षा की, वो गारंटी कहां गई? वो तो वर्ल्ड सिटी दुबई, मतलब दुबई की तो सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। आज एहसास हो रहा होगा उन देशों को कि भैया ये क्या आफत मोल ले ली हमने। अगर कम से कम अगर आप अजरबैजान देखें बगल में, लगता है टर्की, ये सिर्फ है, किसी को भी फंसा देगा। एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जिन्होंने ये सोचा था कि हम सुरक्षित रहेंगे ईरान से, वही सबसे ज्यादा अब झेल रहे हैं। जो ग्लोबल विलेज और इन्वेस्टमेंट ला रहे थे, आज लोग वहां से भागने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। सो मेरा कहना यह है, आपने आयतुल्लाह को मार दिया, चलिए ठीक किया भाई। जो 37 साल से इस नेशन को बिल्ड कर रहा था आदमी, कट्टरपंथी था, प्रिंसिपल था, 86 साल का हो चुका था, आपने एक विचारधारा को मारने की कोशिश की। विचारधारा कभी नहीं मरती, इंसान मरता है। आयतुल्लाह मर गया, लेकिन आज लोग पता क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जैसे सेना के टॉप कमांडर्स आपने खल्लास कर दिए, पर अब वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन में 31 टुकड़ियों में बट गई, अलग अलग काम कर रहे हैं वो। यहीं से तो ये पता लगेगा कि इसका टारगेट आयतुल्लाह को मारना या परमाणु ठिकानों को नष्ट करना नहीं है, ये तो पूरे मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, अवाम को बर्बाद करना चाहता है। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बताकर 2003 में घुसे थे ना इराक में, क्या मिले? वो जैविक हथियार मिले, एक सुतली बम भी मिला वहां पर, दिखाया किसी को? अब मान लीजिए कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ही थे तब, उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया और उन्होंने एक टॉप कमांडर था उसको इराक में मार गिराया, नाम था कासिम सुलेमानी। क्या भैया उसकी मौत के बाद आयतुल्लाह ये सोच के बैठा था कि अब ये कुछ नहीं करेगा? उसको पता था कि ये जब भी करेगा मुझे भी निपटाएगा, इजराइल के साथ मिलकर मेरे कमांडरों को भी निपटाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को मल्टी लेयर डिवाइड किया, और जितनी मोसाद इनकी रैकी कर रही थी उस हिसाब से इन्होंने अपने मिसाइल ऑपरेशन को डिवाइड किया, और इतने ज्यादा मल्टी लेयर सिस्टम को बनाया है कि आज भी इनके कमांडर भी मर रहे हैं ईरान के, लेकिन अटैक भी हो रहे हैं। अब यही देश जो सुरक्षा के लिए अमेरिका के बेस बनवा के बैठे थे, यही कहेंगे, आज टर्की आ गया है ना, यही कहेंगे भैया डिप्लोमेटिक हल ढूंढो, आपके चक्कर में कहीं हम भी ना बर्बाद हो जाए। तो इसमें जो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई ईरान पर हुए, ईरान जो हमले कर रहा है उसकी भी निंदा करो, वो तो कर रहे हैं, पर ईरान पर हुए हमले की भी निंदा करो। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यही होती हैं। हाँ, अगर मान लीजिए पहलगाम पे अटैक हुआ था, तो ईरान के प्रेसिडेंट ने, मुझे तब का पता है क्योंकि मैं खुद पहुंच गया था, ईरान के प्रेसिडेंट ने उसको कंडेम किया था। तो सवाल ये बनता है कि कहीं भी मानवता की हत्या हो रही है। नहीं, ये सिलेक्टिव रीडिंग की जा रही है क्या? अब ये नया विमर्श की ईरान तो दुश्मन है, अब 65-71 के युद्ध की याद दिला रहे हैं, यही नहीं पता? अरे भाई आम आदमी बता देगा, 2-4 चैनल तो बताएंगे ना। उस वक्त तो रजा पहलवी का निजाम था, वो भी छोड़ दीजिए आप। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने क्या छीछा लेदर किया? हाँ, जो भी छीछा लेदर किया। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय पॉलिटिकल सेटअप का इनकी स्टेटमेंट से जितना नुकसान हुआ है, उतना नुकसान तो विपक्ष की स्टेटमेंट से नहीं हुआ कभी। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक पागल आदमी है, ये हिटलर की तरह बिहेव करने लग गया है। ये एक तरह से मानवता के दुश्मन के तौर पे सबके लिए परेशानी है, और हम इसकी सनक के शिकार क्यों बने? एक चीज और है संदीप, हाँ भाई, इस आदमी की हनक के चक्कर में अब ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब ये धीरे धीरे एक भौगोलिक संकट की तरफ तब्दील होता जा रहा है, जो दुनिया को झेलना पड़ेगा। हॉर्मुज को लेके कह रहे हैं अब, अरे भैया अभी नहीं पता लगा, ढुलाई महंगी होगी, जब ये सब चीजें हमारे घर तक आने वाला तेल महंगा होगा, आम चीजों के प्राइस राइजिंग होगी, तब सारी दुनिया कहेगी यार इस ट्रंप ने ये क्या हालत कर दी हमारी। सो सवाल ये है कि ईरान झुक नहीं रहा है, खाड़ी देशों की जो हालत कर दी, अब बाकियों की इकोनॉमी का दिवाला पीटने पे आप लगे हुए हो, तो डिप्लोमेटिक हल क्यों नहीं चाहिए? सब देशों को आगे कहना चाहिए कि रुकिए। ब्रिक्स की अगुवाई इस साल भारत कर रहा है, अब वो 5 देशों का संगठन तो नहीं रह गया, 11 देश हैं, उसमें ईरान भी है, उसमें ब्राजील भी है, उसमें रूस भी है,
उसमें चाइना भी है, उसमें इंडोनेशिया भी है। वो सारे मुल्क हैं जो अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा कर रहे हैं और हम उस संगठन की अगुवाई कर रहे हैं। एक संदीप जी और सवाल है। हाँ, मान लीजिए कि हिजबुल्लाह को ये सपोर्ट कर रहे थे, मैं भी मानता हूं हिजबुल्लाह और हमास को इनकी सपोर्ट थी, मैं दोनों ही इलाकों में महीना रह के हाँ, रह के आए ठीक है। अरे यार, जब आप हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहे हो तो इनको भी साथ ही ठोक दो ना। आपने तब क्यों नहीं किया ये? आज आप ईरान के साथ भी लड़ रहे हैं और इजराइल ने अब लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान का आप देख लेना, कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया जाएगा। आज मैं बता रहा हूं साउथ लेबनान का नहीं गया तो 30,000 लोगों ने तो आज पलायन कर दिया है लेबनान से। ठीक है, 50 गांव को खाली करवा लिया गया है। अब अगर आप ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह को ठोक रहे हो, तो जब हिजबुल्लाह को ठोक रहे थे तब उनके जो पुष्टपनही का आरोप। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए और जो कुछ जानकारी दी गई है उससे आप कितना सहमत है कमेंट जरूर कीजिए। देख लिया तब ये लगा कि नहीं, ईरान अकेले इजराइल से नहीं निपटेगा बॉस, ये तो खतरनाक। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध लगातार जारी है। वहाँ पर ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान को जो है कतई भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल दोनों की नाक में दम कर रखा है। साथ के साथ अमेरिका की तो सत्यापीठ दी है ईरान ने। अमेरिका ये सोच रहा था कि ईरान को दबा लिया जाएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को जो है मतलब मार के और ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ईरान के अंदर अपनी सत्ता कायम कर ली जाएगी, ईरान पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के जो प्लान था वो नाकाम रहा, वो फेल हो गया। ईरान ने आयतुल्लाह खामनेई के मरने के बाद भी हमले जारी रखे और इतने भीषण हमले जारी किए हैं कि जो भी अमेरिका के एयरबेस जहाँ पर भी थे, दुबई, कतर और मतलब सऊदी अरब वगैरह जहाँ पर भी थे, यहाँ तक कि टर्की में भी ईरान ने हमले की कोशिश की थी अमेरिका के एयरबेस पर। तो अमेरिका के तमाम ठिकानों को नष्टो नाबूद ईरान ने कर दिया है। और जो मतलब दुबई है या सऊदी अरब है या जो और मुस्लिम कंट्री हैं जो अमेरिका के इशारे पर चलती थी और ये सोचती थी कि अमेरिका के एयरबेस बन जाएंगे, अमेरिका को जगह दे दी जाएगी तो हमें जो है अमेरिका सुरक्षित करेगा, अमेरिका सुपर पावर है तो अमेरिका जो है दूसरों के हमले से हमें बचाएगा। लेकिन अमेरिका नाकाम रहा, अपने एयरबेस नहीं बचा पाया तो वो दूसरे देशों को सुरक्षा क्या देगा? जो गारंटी की बात अमेरिका करता था, जिस गारंटी के बाद जो है अमेरिका ने जगह ली थी, मुस्लिम देशों में अपने एयरबेस, अपनी सेना तैनात की थी, वो सब गारंटी खत्म हो गई है। अब मुस्लिम देशों का भरोसा क्या अमेरिका पर फिर से होगा? क्योंकि अमेरिका ने उन मुस्लिम देशों को नहीं बचाया ईरान के हमलों से। ईरान का एक हमला अमेरिका के तमाम प्लानों को नाकाम कर दिया है। जो मुस्लिम देश भरोसा करते थे अमेरिका पर, अब उनका भरोसा कुछ हद तक डगमगाने लगा है। तो ईरान के हमले कामयाब हुए हैं, अमेरिका की सत्यापीठ दी है ईरान ने। जो ट्रंप दादागिरी करना चाह रहा था, पूरे दुनिया को डराना धमकाना चाह रहा था, तो ट्रंप की हालत पतली कर दी है ईरान ने। तो आपको ये देखकर कैसा लगा? और जो ईरान के हमले हैं वो लगातार जारी हैं, अभी ईरान झुका नहीं है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका भी चिंता में पड़ा हुआ है कि ईरान इतने हमले लगातार कैसे कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये युद्ध कितना लंबा और चलेगा और इसमें किसका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है और अमेरिका का क्या क्या नुकसान होगा? अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। एक युद्ध तो वहाँ पर चल ही रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहा है। दूसरा युद्ध इंडिया के अंदर यानी भारत में अगर विपक्ष ने कोई बयान दिया है तो उस बयान को एजेंडे के तौर पर गोदी मीडिया के एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता जो है इसको पूरी दुनिया में, पूरे भारत के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक नया एजेंडा, जैसा कि संदीप चौधरी ने ही बताया कि जो नया एजेंडा चलाया जा रहा है कि ईरान जो है भारत का जो है दुश्मन है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर मारे गए उस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने और विपक्ष का यही लगातार होता, कम से कम संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए थी। जो मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है इसकी कड़ी निंदा भी करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। ईरान पर हमले हो रहे हैं उसकी कोई निंदा भारत की तरफ से नहीं आई, उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए? जब इस तरीके की बातें विपक्ष ने की तो विपक्ष को ही उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर आकर कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, देशद्रोही, गद्दार, देश का खाने वाला। मतलब अगर विपक्ष ने ये बोल दिया कि जो ईरान पर हमले हो रहे हैं उसकी निंदा करनी चाहिए, जो अमेरिका और ट्रंप जो दादागिरी कर रहे हैं उसकी निंदा करनी चाहिए, इस पर कुछ बयान भारत सरकार को देना चाहिए, तो क्या आपकी नज़र में ये सब गलत है? अपनी राय इस पर भी ज़रूर देकर जाइए।
जैसा कि संदीप चौधरी ने बताया कि नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ईरान को अब दुश्मन बताया जा रहा है, ईरान अब दुश्मन बन गया है और मतलब इस तरीके से ईरान को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि संदीप चौधरी ने जब सीधा सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने की बजाय जवाब से भागने लगे और सारा इल्ज़ाम कहाँ डालने लगे थे, सोनिया गांधी के ऊपर, जिस पर संदीप चौधरी भड़के भी थे कि सोनिया गांधी करते रहते हैं। क्या सोनिया गांधी थोड़ी सरकार चला रही, सरकार की जिम्मेदारी होती है इन सब चीज़ों की। सोनिया गांधी करके ये प्रवक्ता बचकर निकल जाते हैं, कभी नेहरू करते हैं, कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी पाकिस्तान, ये इस तरीके की बातें करते हैं। जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब मिलता ही नहीं है बीजेपी के प्रवक्ताओं से। कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी बदतमीजी करने लगते हैं, कभी जो है इतिहास की बातें करने लगते हैं, लेकिन प्रेजेंट की बातें को नहीं की जाती हैं और जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर भी ज़रूर देख कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। संदीप चौधरी की ये डिबेट आपको कैसी लगी, एक लाइक एक कमेंट इस पर भी ज़रूर कीजिए।